हेलो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे भैया। और पहला सेट का जो हमने 346 जीएस का कराया था उसमें का 1 नंबर वाला क्वेश्चन करा दिया था। आज बारी है 2 नंबर वाले क्वेश्चन का और उसमें से एक क्वेश्चन बचा हुआ था। ठीक है मेरे रसगुल्ला। तो आज हम लोग चुन चुन के क्वेश्चन सारा कर डालेंगे। ठीक है। देखना है कि इस वाले क्वेश्चन में आप अपने पास भी देखिएगा कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। कि जैसे आपके पास सेट होगा तो एक बार बैठिए 1 घंटा देखिए कितने आ रहे हैं, खुद से आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उसको अच्छे से करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस कराने के लिए मैं ये करा रहा हूँ। ठीक है जी। और साथ ही साथ आप देख रहे होगे कल वाले वीडियो में एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, उसमें मैं 3 3 नंबर वाला भी बता दिया था। अगर पूछेगा तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है। तो ए वाला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन हो चुका था। हाँ, ए वाला क्वेश्चन कराए थे कल, यहीं खत्म हुआ था भाई। आज यहां से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु दिया हुआ है। क्या दिया जी? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर प्रति सेकेंड इतना चक्कर लगाता है, वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान करंट बताना है। अंग्रेजी वाले भाई मेरे, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस 6.0 into 10 की पावर 15 साइकिल पर सेकेंड। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट पॉइंट ऑन द सर्कल पाथ? मतलब एनी पॉइंट बोला है सर्कल के पाथ पे। तो क्या करोगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दिया है मेरे रसगुल्ला, हाइड्रोजन है, मान लेते हैं न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के राउंड ये मूव कर रहा है। न्यूक्लियस के राउंड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। दिया हुआ है यहाँ चक्कर प्रति सेकेंड। ये क्या होता है जी? आवृत्ति होता है। दिया है, आपको पता होगा एन इजक्वल टू क्या होता है जी? 1/t। यानी चक्कर प्रति सेकंड को एन से लिखते हैं। एन हमारा आवृत्ति होता है भाई मेरे। तो एन कितना दिया है जी क्वेश्चन में? 6.0 इंटू 10 के पावर 15 चक्कर प्रति सेकंड। यानी कि दिया हुआ है चक्कर प्रति सेकंड। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान हमसे पूछ रहा है। धारा का मान पूछ रहा है, क्या होगा? आई। ठीक है। एन दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो मैं आपको एक प्यारा सा फॉर्मूला बताया हूं, Q इक्वल टू आई टी। याद आ रहा है? एक देखो, मैं थोड़ा डायरेक्ट फार्मूला न लिख के आपको तरीका सिखा दे रहा हूं कहां से आता है। Q इक्वल टू पढ़े हो आई टी और Q इक्वल टू पढ़े हो एन ई। कोनो दिक्कत हो तो बताए भाई मेरे। यहां से आई टी, क्यू के जगह पे आई टी पुट कर सकते हो क्या भाई? क्यू के जगह पे आई टी पुट कर सकते हो क्या? हाई वाला आई टी इस क्यू के सीट पे रख लो। इजक्वल टू होगा एन के साथ ई हो जाएगा मेरे प्यारे। अब देखो यही फार्मूला करंट पूछ रहा है, यही फार्मूला लगाएंगे। यहां से करंट पूछ रहा है एन ई अपान का टी। बस कुछ नहीं करना है जी। वही हर जगह आपने पढ़ा होगा, एन इंटू में ई, एन इंटू ई में ई होता है। हम बता रहे हैं एन इंटू ई अपान में टी होता है। वन क्यों खत्म होता है? पर सेकेंड बोला है। पर सेकेंड मतलब टाई कितना दिया? 1। टाइम कितना दिया? 1 सेकेंड। तो धारा एन कितना दिया भाई मेरे? 6.0 इंटू 10 के पावर 15। 10 के पावर 15। ई बोले तो एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 10 के पावर माइनस का 19 गुलाम होता है भाई मेरे। 1.6 10 के पावर माइनस का 19 गुलाम होता है। और ये हो गया जी, और हो गया जी टाइम क्या जी हमारा? 1 सेकेंड। टाइम क्या है जी? 1 सेकेंड। पर सेकेंड बोला है इसलिए मैंने कहा मान लिया टाइम 1 सेकेंड की बात कर रहा है। करंट बड़े प्यार से निकल जाएगा भाई मेरे। ये देखो 16 है, अच्छा 16 का गुणा 6 में 16 का पारा याद है? नहीं याद है तब मत करो। अब 16 छके 96 हम तो याद कर लिए भैया, तुम भी याद कर लो। 16 छके 96 0.1 अंक पे है, लगा देंगे 9.6। 10 के पावर ई है 15 अब माइनस का हो जाएगा 19। अब देखो यहां से आई हो जाएगा 9.6। 10 के पावर 19 में से 15 जाएगा 4 एम्पियर। ये रहा आपका आंसर। ये रहा आपका आंसर। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन था। देखने में छोटा लगे तो भैया अगर ये फॉर्मूला नहीं रहेगा तो करो कैसे? एक ही चीज दिया हुआ है चक्कर प्रति सेकंड। तो ध्यान से देख लो, चक्कर प्रति सेकंड को एन से लिखेंगे। एन दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई। क्यू इक्वल टू होता है आई टी और क्यू इक्वल टू पढ़ाए थे एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों के सीट पर यहाँ क्यू के सीट पर रख लेंगे, यहाँ से आई टी। आई बताना है, टी को ट्रांसफर कर लेंगे, नीचे आ जाएगा। अब एन ई अपान में टी, टाइम 1 सेकंड दिया हुआ है। अब देखो एन दिया है, ई हमें पता है, ला के रख लेंगे 9.6 10 के पावर-4 हो जाएगा। ठीक है जी। चलते हैं आगे, क्या दिया हुआ जी अगला क्वेश्चन। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी?
परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी? तो भैया ध्यान से सुन लीजिए, रदरफोर्ड ने क्या बताया था। आपको पता है, आपने थॉमसन मॉडल वो पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। तो रदरफोर्ड ने क्या कमियां क्या बताया था उसके बारे में ध्यान से सुन लो। आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़े होंगे। व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो इसमें क्या लिखना है? तो दो चीज मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका कल भी सिखाए थे, आज भी सुन लो। खंड स दिया हुआ है कहला पहला का, खंड स मतलब का क और ए दिया हुआ है। अब देखो एक हो गया, दो हो गया, क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ उसको लिखोगे। तो क्या लिखोगे जी? प्रश्नोत्तर संख्या, बार बार सिखा रहा हूं, जरूर लिखिएगा इसी। प्रश्नोत्तर संख्या, ये कौन हो गया? तीन है, तीन का क। आराम से हेडिंग दीजिएगा और यहां लिखिएगा। हेडिंग कैसे लिखोगे जी? कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, लिखोगे हेडिंग कैसे बनाओगे। परमाणु के रदरफोर्ड रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। देखो, सबसे पहले सुंदर से हेडिंग बनाइएगा इसे। अब लिखोगे, देखो थोड़ा लाइन बढ़ाने का मैं तरीका बता रहा हूं इसमें भी। इनकी कमियां निम्नलिखित थी, ऐसे क्या लिखोगे? इनकी कमियां, मैं तरीका सिखा रहा हूं भाई। इनकी कमियां, इनकी कमियां निम्नवत हैं, निम्नवत हैं। इनकी कमियां निम्नवत हैं, कौन कौन है जी? पहला पॉइंट देखो, अब एक एक पॉइंट करके लिखाना है। जैसे भैया इन्होंने बोला था कि जो किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल गोल घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो भैया इसी पे साइंटिस्टों ने पूछा कि आपने कहा चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाता है भैया, तो कोई चीज गोल गोल घूम रहा है, जैसे आप गाड़िए घुमा रहे हो, तो पेट्रोल खत्म होगा कि नहीं होगा? तो एनर्जी कहाँ से लाना पड़ेगा? तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, जाके पेट्रोल भरा लोगे। तो भैया तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा पेट्रोल भरवाने? तो इस चीज के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। मतलब उन्होंने परमाणु के अस्थायित्व के बारे में कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया था। पहला बात है परमाणु के अस्थायित्व के बारे में। क्या है जी पहला पॉइंट? परमाणु के अस्थायित्व, अस्थायित्व के बारे में, यानी कि परमाणु का अस्थायित्व किस वजह से है, क्यों ऐसा है? तो आखिर वो घूमेगा तो भैया एक समय आएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिर जाएगा, और ऐसा गिर गया तो सारा कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने इसके बारे में कोई प्रॉपर वे में नहीं बताया था। लेकिन बाद में आप पढ़े होंगे अगला मॉडल, तो परमाणु के रदरफोर्ड के बाद जो है मॉडल, उन्होंने बताया था कि जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो भैया एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। उसको एक अभिकेंद्र बल मिलता है, और जो अभिकेंद्र बल है वो नाभिक के नाभिकीय बल से मिलता है। तो यही दोनों आपस में बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, जिसकी वजह से बार बार वो घूमता रहता है। एग्जाम्पल में आपको बताया था मौत का कुआं। मौत का कुआं जाके देख लीजिएगा भैया, मेला में लगा हुआ है, आपके वहाँ लगा हुआ है, हमारे वहाँ भी लगा हुआ है गोरखपुर में लगा हुआ है। तो जाइएगा तो मेला में क्या होगा भाई, देखोगे कि मौत का कुआं घूमता है गोल गोल। कुआं नहीं घूमता, उसमें गाड़ी चलाते हैं सब बिना ब्रेक का, बाइकवा हैंडलबार छोड़ के चलाते हैं, यूं यूं गोए गोए चलाते हैं सब। तो चलाने का मतलब होता क्या है कि वो गोल गोल घूमता है, तो वहां भी फिजिक्स है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, आप भी गाड़ी चलाते हो, सीधे गाड़ी लेके जा रहे हो, लेकिन कहीं मुड़ना हो तो थोड़ा सा बेंड हो जाते हो, बेंड होते हो नहीं, बेंड ऐसे ही मुड़ते हो भैया। तुमको हम सीधे सीधे मुड़ेंगे, तो जब सीधे सीधे मुड़ोगे जाके गिर जाओगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करना बहुत जरूरी है। वही सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन क्या करता था? गोल गोल ऐसे इलेक्ट्रॉन अपना इसमें चक्कर लगाता था। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। ये बताओ आपको समझ में आए कि नहीं, पहला पॉइंट क्या है? ठीक है जी, पहला पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, एक मिनट, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखिए। इन्होंने उसके बाद से स्पेक्ट्रम की, दूसरी बात क्या है कि स्पेक्ट्रम के बारे में कोई अच्छी सी जानकारी इन्होंने नहीं दिया था फिर से। तो ये सारी कमियां बाद में क्या होती हैं जी, आगे चल के दूर की जाती हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखो, इसका फोटो खींच लो, इसका फोटो खींच लो। तो दूसरा पॉइंट बताएं, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ। दूसरा क्या है जी?
रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ। 2 नंबर का है, 2 पॉइंट लिख लेना। इसके बारे में लिख लीजिएगा, हेडिंग में बता दिया हूं, ठीक है जी। समझ में आ रहा है ना, या आपने आज तक पढ़ा होगा, लिखा होगा, क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या होगी, असमर्थ हो गए कि रेखीय स्पेक्ट्रम कैसे निकलती है तो भाई कोई चीज निकल रहा है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो बाद में आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, याद आ रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड, 5 को पढ़ाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। समझ में आ गई, तो आप देख लीजिएगा, ये लगे हाथ में वहां आपको संकेत दे दिया हूं कि वो आएगा, और बार बार आता है तो हर बार आएगा, तो भाई तो इस बार भी आएगा क्योंकि आपका एग्जाम है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यही एक टॉपिक आपको होमवर्क में दे दिया भैया, क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये देख लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपका होमवर्क है। अगर आप चाहते होगे कि भैया अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं इसको बता दूंगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में शानदार तरीके से समझा दूंगा, क्लास में ही याद करने की गारंटी देता हूं कि क्लास में ही याद हो जाएगा, इतना शानदार है। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड 5 सीरीज है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, साथ ही साथ थियरी भी आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या जी, लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का टॉपिक है। तो ये आप अगर हो जाएगा आपसे तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो लिखिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन भाई मेरे, अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, हमारा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा मेरे भाई। तो इतना सुंदर सा फिगर भी बनाया हुआ है, सब कुछ रेडीमेड तरीके से आपको दिया हुआ है, तो देखिएगा। अब बताइए हल दिखे कि नहीं दिखे, तो है पीला पीला हो गया है, तो यही बताते हैं हम। तो क्या क्या क्वेश्चन में दिया है पहले वो लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन किया जाएगा। दिया है द लाइट रे आर इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स लेंस, भाई कौन सा लेंस है जी, ये है कन्वेक्स लेंस, ये क्या है जी, कन्वेक्स लेंस, दिख रहा है, कन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस, उठा हुआ है, जो लेंस बीच में उठा हो, किनारे का हो पतला हो, ऊ से उठा हुआ, ऊ से उत्तल, जो बीच में उठा होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है। ट्रिक यही है, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, और दूसरा क्या है, एक उठल है, दूसरा का बैठल है, धसा हुआ है, ठीक है जी। यह रे डायग्राम दिया हुआ है और यह हमसे कह रहा है यू है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कितना बनेगा भैया, कहाँ बनेगा, इसकी फोकस दूरी भी दिया हुआ है। अरे भैया फार्मूले में तो रखना है, कुछ अपने तरफ पास से करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। तो भैया कहोगे सर क्वेश्चनवा कहाँ दिया हुआ है, तो क्वेश्चनवा ए ले दिया हुआ है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, दिमाग है। ध्यान से सुनना, दिया है, क्या क्या दिया है, एक एक चीज पहले सुन लीजिए। दिया है क्वेश्चन में उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है जी, उत्तल मतलब कन्वेक्स दिया हुआ है। हमको दिया है एक उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की दिया है फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया जी, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो आपसे एक चीज मैं पूछूंगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की माइनस, भैया उत्तल का होता है प्लस और अवतल का होता है माइनस, ये आप याद कर लीजिएगा, उत्तल का होगा प्लस तो ये प्लस होगा। और क्या दिया हुआ जी, यू ऑब्जेक्ट का दूरी, और ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा माइनस में होती है, मैं ऐसा आपको बताया हूं, बट यहाँ ऑब्जेक्ट वे उधर दे दिया है, उल्टा दे दिया है, यहाँ दे दिया है, तो यू अब यहाँ माइनस की जब क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है इमेज का डिस्टेंस कहाँ होगा, v इक्वल टू क्या होगा। बात अगर यहां तक समझ में आ गई तो उत्तल लेंस के लिए फॉर्मूला आप क्या पढ़े हो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं मेरे भाई, फार्मूला जानते हैं, हम भी जानते हैं आप भी जानते हो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/q। न्यूमेरिकल ऐसा है, कम समय पूरा नंबर खलास, पूरा का पूरा मिलेगा, एग्जामिनर चाह के भी नंबर काट ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि इतना सटीक से करोगे,
कम पेज लगेगा, उसका कम लिखना, कम टाइम, नंबर फुल का फुल मिलेगा। तो भैया आपको पढ़ना तो पड़ेगा नंबर के लिए। एफ कितना दिया भैया मेरे, 20 दिया है, तो यहाँ रख लो 20 बराबर, भी हमसे पूछ रहा है -1 अपान का यू दिया है, कितना दिया है 10 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 10। कोई दिक्कत, भी पूछा है, ध्यान से सुनो, भी को छोड़ देते हैं, माइनस में 1/10 है, इसके पास नंबर वाले को नंबर वाला बुला रहा है, तो बुला रहा है तो 1/20 माइनस है तो प्लस 1/में हो जाएगा 10 बराबर 1/में हो जाएगा भी, 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, 20 कने 20 1 और 10 दूना 20 2 कने 2, ई हो जाएगा हमारा 2 बराबर 1/में भी। ध्यान से सुनिएगा, 1/में भी बराबर हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3/20, 3/20 उल्टा कर लो, ये हो जाएगा भी अपान का 1 20/3 सेंटीमीटर, और भी इक्वल टू हो जाएगा 3 छक्के 18, 2 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, ऐसे बार बार आता जाएगा, भी हो जाएगा 6.67 सेंटीमीटर। और इमेज हमारा पॉजिटिव आया है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है, किरण इधर जा रही है तो इसी साइड में कहीं बनेगा 6 सेंटीमीटर पे, यहीं आसपास कहीं इधर बनेगा, छोटा सा बनेगा भैया, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन हमारा, जो जो दिया है वो हम बता दिए हैं, आपके सामने बोर्ड पे है, तुरंत फोटो खींचिए और तुरंत सॉल्व करिए भैया मेरे, इसको तुरंत सॉल्व करिए। अगर ये हो गया है तो अगला अगला बताते हैं। अगला क्या दिया जी, हो गया हो तो आगे बताया जाए। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव को खींचकर दिखाइए। मतलब फिगर बताना है, थोड़ा सा डिफिनेशन, मतलब 1 नंबर का डिफिनेशन, 1 नंबर का फोटो बनाना है भैया। चलते हैं बताने, ठीक है जी, चलते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ का, इसमें फिगर समझ लो, फिगर से ही डिफिनेशन लिखना है, फिगर से ही डिफिनेशन बनाना है भैया मेरा। ये ले लो, यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यह जेड एक्सिस है, दिखा। अब देखना यहाँ से मैं कैसे बना रहा हूँ फिगर। अब भैया मेरे थोड़ा सा आप ध्यान लगा लेना, ये ले लो भाई, थोड़ा सा लाल पीला है, एक ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब देखो, जो वैद्युत क्षेत्र होता है परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ यूं ऐसे जाता है, ये फिगर आपको समझ में आएगा, ये बन गया। फिर नीचे गया, ये ले लो, ये हमारा है वैद्युत क्षेत्र। अब देखो दूसरा क्या है जी, चुंबकीय क्षेत्र है, दूसरा क्या है जी, चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या होगा भाई मेरे, ये है चुंबकीय क्षेत्र। चलो समझ में आएगा पक्का आपको, ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, दिख रहा है। चुंबकीय क्षेत्र सीधे दूसरे एक्सिस में जा रहा है, ये ऐसे जाता है, ये वाला, ये ऐसे, ये ऐसे जाएगा, यूं 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 ऐसे, दिख रहा है कि नहीं। ये है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ऊपरा वाला है वैद्युत क्षेत्र, निचवा वाला है चुंबकीय क्षेत्र, और ये है प्रोपगेशन वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। तो फिगर डायग्राम समझ में आ रहा है ना, थोड़ा शानदार ही बना होगा भैया, उम्मीद करते हैं आपसे कि इसकी तारीफ करेंगे भैया। ए है ओ, तो प्रोपगेशन 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एगो ऐसे जा रहा है, एगो ऐसे जा रहा है, और सीधे कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कल आपको मैं इसको दिखाया था फिगर बना के, पेन निकालते हैं, क्योंकि बिना आपके लिए तो हम पेन लेके घूम रहे हैं भाई मेरे, आप ही के लिए घूम रहे हैं। लो भाई, पॉकेटिए में लेके घूम रहे हैं, लो दिख रहा है, 3 गो एक्सिस है, देखो भाई ऐसे, यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस, और क्या है जेड एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर एगो ऐसे जा रहा है, भाई इधर है, और आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत दर्शाए गए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, और ये तो बोला है इसका विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के अवयव दिखाइए, तो ये भैया अवयव ई है, ये क्या है बी है। फिगर आपको समझ में अगर आ गया हो तो भाई एक बार लाइक बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए। अब बात करना है लिखना कि इसमें देखो कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कब कहलाएंगी,
तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखोगे कि लिखो, देखो फिगर से ही मैं बता रहा हूं, फिगर से भी आपको दिमाग लगाना है कि कहोगे मेरे भाई कि जब दो तरंगे, वैद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे दोनों, वैद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे दोनों एक दूसरे के लंबवत, दोनों एक दूसरे के लंबवत और आगे प्रोग्रेशन करती हैं, मतलब आगे की तरफ संचरण करती हैं अगले एक्सिस में परपेंडिकुलर, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे जी, विद्युत चुंबकीय तरंग, तरंग के नाम से जाने जाएंगे। यही हमको क्या करना है जी, लिखना है। बात समझ में आ गई, तो इसी को लिखते हैं। लिखो, जिन तरंगों में, जिन तरंगों में क्या लिखना है जी, जिन तरंगों में, जिन, ई बढ़िया नहीं लग रहा होगा आपको, ए ले लो कलर, चलो लिखो, जिन तरंगों में, जिन तरंगों में, फिगर जरूर तैयार करना, फिगर ही मेन है, ठीक है जी। जिन तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय, जिन तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर संचरण की दिशा के, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर संचरण की दिशा के, देख लो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इस संचरण की दिशा क्या है, लंबवत है। ये लिखना है कि जिन तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर संचरण के, संचरण की दिशा के लंबवत, देख लो, दोनों, इन दोनों क्या है, लंबवत जा रही हैं, वही हमें लिखना है। संचरण के दिशा के लंबवत दोलन करती हैं, क्या बोलोगे जी, संचरण के दिशा के लंबवत दोलन कर रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है, तो वही बोल रहे हैं, दिशा के लंबवत दोलन करती हैं तो इस तरंग को, तो इस तरंग को क्या बोलते हैं जी, विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जाना जाता है। इस तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, कहा जाता है। ज्यादा मोटा चौड़ा डिफिनेशन नहीं है। जिन तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर संचरण की दिशा के क्या है, लंबवत दोलन करती हैं, तो इस तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जाना जाता है। यही आपको लिख लेना है और सुंदर सा फोटो बना लेना है, 2 नंबर का काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इतनी बात, भाई फिगर जरूर बनाइएगा। आप भी 2 पेन का यूज करिएगा, ठीक है जी, 2 पेन लेके जाइएगा, करिया और ब्लैक, नहीं उजला ब्लैक ही करिया होता भैया, ठीक है। आगे चलो, इसके बाद क्या दिया हुआ है, अगला क्या दिया क्वेश्चन, ग हो गया, घ देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए, बहुत सस्ता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका 2 फार्मूला है, एक हम बता दे रहे हैं, एक आपको हिंट कर दूंगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक कॉइल वाला होता है और एक चुंबक वाला होता है, नॉर्थ पोल और क्या होता है, साउथ पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12। इसको मैं बताऊंगा नहीं, मैं किसको बताऊंगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देख लेना, लिखोगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे लिखते हैं जी, कैपिटल एम, इसे कैपिटल एम से लिखा जाता है। लिखोगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी कुंडली में जो धारा बह रही है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, अर्थात एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट आई के। इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गया। दूसरा, जितना ज्यादा एरिया होगा, मतलब जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, उतना ज्यादा ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। क्षेत्रफल कम होगा, द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा। मतलब ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, यह मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यह क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यह क्षेत्रफल के समानुपाती
होता है। समानुपाती या अनुकरणपाती दोनों एक ही चीज होता है रसगुल्ला, ध्यान रखिएगा। यह क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, अर्थात अर्थात कैपिटल एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है जी, ये के इक्वेशन में क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यही फाइनल कर लेते हैं, इनको इरेज कर लेते हैं। हरिओम। ये रही बात, ये आ गई। देखो, अब ध्यान सुनना, तीसरा पॉइंट क्या है, यह फेरों की संख्या कितना लपेटा गया है। फेरों की संख्या, यह फेरों की संख्या, नंबर्स ऑफ टर्न, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नंबर्स ऑफ टर्न, कितना टर्न लपेटा गया है, नंबर्स यानी फेरों की संख्या, फेरों की संख्या की, फेरों की संख्या की समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, अर्थात नंबर्स ऑफ टर्न के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यम क्या हो जाएगा, यन, यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थर्ड, तीन, एक, दो व तीन से यहां से आ जाएगा यम इक्वल टू, एक एन है, एक आई है, एक ए है। ठीक है, यहां मान लेते हैं कोई कांस्टेंट आ जाएगा, एम बराबर के एन आई ए, के इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा, एम इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए, एम इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए, एन आई ए, याद क्या करोगे, एन, एन फॉर किसी का नाम है नीतीश, अरे भैया कमेंट करते हैं अच्छा खासा भाई, नीतीश भाई, तो क्या नीतीश भाई क्या बोलेंगे, एन आई ए, कौन बुला रहा है, यम मुस्कान बुला रहा है, ठीक है जी, यम बोल रहा है, एन आई ए, मन, मन आइए, मन को आइए पढ़ने पर, मन को पढ़ने पर लेके आइए, अभी मनाइए भैया, ये भी बैठ गया, मनाइए। अब देखो, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण जो यम है धारा के समानुपाती होता है, आई हो गया, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ए हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है उसके समानुपाती होगा। फिर से बोला है भाई, यह नंबर्स ऑफ टर्न फेरों की संख्या के भी क्या होता है जी, समानुपाती होता है। तीन मिलेगा, तीनों निकालेंगे, कांस्टेंट के आ जाएगा, इसको हटा देंगे 1, यम बराबर हो जाएगा एन आई ए, एन क्या है पता है, यम क्या है पता है, आई क्या है पता है, ए क्या है, सारा ही सारा का क्या है पता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम का है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम का ये दिया हुआ है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आगे बढ़ते हैं भैया। एक बार देख लीजिए, बताइए कैसा रहा ये, आप ही बताएंगे तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो बुझाएगा नहीं कि क्या समझ में आया, पूरा कोशिश यही करते हैं कि सबको समझ में आ जाए। लेकिन आप जरूर बताइए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन डाउटफुल रह जाएगा कमेंट में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट दिन फिर कराऊंगा, उसको मैं जरूर कराऊंगा, इतना आप हम पे विश्वास रखिएगा, कराऊंगा जरूर। जो आप कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। अब ये देखो भाई, 1 2 3 इक्वेशन से बता दिया गया। अब कहोगे सर एक चीज और होता है, वो मैं हिंट कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है जी। कोई चुंबक है, ए नॉर्थ पोल ए साउथ पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो इसका यम, इसको यम बोलते हैं, तो कैपिटल यम बराबर होता है यम इंटू में 2l, ए भी इसको भी बोलते हैं क्या जी, चुंबकीय द्विध्रुव एम। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलते हैं आगे। गास के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इतनी बार बताया हूं, इस बार फिर पेपर सॉल्व करा रहा हूं, फिर बता दे रहा हूं भैया, गांठ बांध लो इस बात को, ये आएगा। 3 डेरिवेशन है गास का, 3 डेरिवेशन है, 3 एप्लीकेशन है गास का। पहला ही अनंत लंबाई के तार के कारण, दूसरा है अनंत लंबाई के एक समान रूप से प्लेट समतल चादर के कारण, और तीसरा है इस स्फेरिकल गोला के कारण दिया हुआ है। तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में हुबहू छपेगा, ये मैं गारंटी देता हूं भैया। ठीक है, बोल दिया हूं ना, एक छपेगा तो छपेगा। हर एक सेट में देखिए एक गास वाला जरूर आएगा, ठीक है, हर सेट में आया है तो आपके सेट में भी आएगा, तो भाई छोड़ना नहीं। बस इसका फिगर अगर बन जाए ना तो कमाल हो जाएगा, फिगर बन जाए तो कमाल हो जाएगा भैया। तो पहले मैं फिगर ही बना के समझा दूं, इसका फिगर जिसने समझ लिया, फिगर जिसने समझ लिया उसका कल्याण हो जाएगा भाई।
फिगर जो समझ लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। फिगर ही बनाता हूं। मान लेते हैं एक अनंत लंबाई का तार है, यह है अनंत लंबाई का तार, इधर दिया हुआ है अनंत लंबाई का तार दिया हुआ है। तो भैया तो पहले सीधा तो खींच लो, आई लो, हाँ। यह अनंत लंबाई का तार है, ऊपर इन दिया है, नीचे भी दिया है, यानी प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। तो भैया इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर जी, आर दूरी पर एक बिंदु है हमारा पी। इस बिंदु पर क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हमें कैलकुलेट करना है विथ हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम का प्रयोग करते हुए ही आपको बताना है, और कुछ सीखा नहीं। तो इसने बोल भी रखा कि गॉस नियम का ही उपयोग करिएगा आप, और अनंत लंबाई के क्या दिए हैं जी, एक समानावशी सीधा तार दिया हुआ है, हमें ई बताना है। तो मैं कहूंगा लो भाई, तुम एक समान रूप से अनंत लंबाई के आवेशित हो, मैं तुमको क्या कर दूंगा, आवेशित कर दूंगा। यह इसका आवेश हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखना यहाँ से, जब यह अनंत लंबाई का हो गया तो गास भाई साहब ने कुछ कहा था, गास भाई साहब ने कुछ कहा था आपसे, और क्या कहा था आपको भली भांति याद होना चाहिए। गास भाई साहब ने क्या कहा था, देखो, गास भाई ने कहा था किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र बताना है और हमारा नाम कोई ले ले, तो सबसे पहले गासियन सरफेस ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो भाई नाम का असर होता है ना, सबका अपना अपना नाम होगा, आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, कुछ तो नाम होगा ही। तो भैया जस्ट लाइक दिस, गास ने कहा कि भाई हमारा नाम का असर यही है, जिस पॉइंट पर पूछेगा वहां एक गासियन सरफेस ड्रा कर लीजिएगा। ये ले भाई, एक गासियन सरफेस ड्रा कर रहे हैं, ये लीजिए, एक गासियन सरफेस ड्रा कर लिए, और ऐसे यूं ऐसे ये ले लो। यह सिलेंडर है, क्या है जी, बेलन जैसा हमने गासियन सरफेस ड्रा कर लिया है। तो इस बेलन, आपको मैं एग्जांपल बताया था, यही वाला लिया था, तो यह बेलन जैसा है, दिख रहा है ना, बेलन, बेलन जैसी, अरे है रोटियों वाला बेलन, वो जो एग्जांपल में ले लो, चाहे सिलेंडर आपका गैस वाला सिलेंडर ले लो बड़े तौर पे। तो इस पे जब निकालना होगा तो सबसे पहले मैं फ्लक्स निकालूंगा। और फ्लक्स कैसे निकलता है भैया, हाई किनारे वाला कर्व सरफेस दिया हुआ है, कर्व सरफेस दिया है तो इसे बाहर की तरफ होगा, नीचे वाला सरफेस है नीचे की तरफ होगा, ऊपर वाला सरफेस है ऊपर की तरफ होगा, तीन तरफ होगा। तो तीनों चीज हम बताने वाले हैं भाई, तीनों चीज हम बताने वाले हैं। देखना, इसके ऊपर वाले सरफेस पे ए होगा यूं ऐसे ऊपर की तरफ, और ए हमारा प्लस की वजह से हो जाएगा बाहर की तरफ, प्लस के वजह से क्या हो जाएगा जी, बाहर की तरफ हो जाएगा। ये रहा हमारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक वैसे ही इस ए भी थोड़ा सा ले लोगे, यहाँ हो जाएगा नीचे की तरफ, और यहाँ ए हो जाएगा, ये हमारा बाहर की तरफ। लेकिन जब इस पॉइंट की बात करूंगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी ए एरिया वेक्टर, और हमारा ई दोनों ही सेम डायरेक्शन में होगा। यहाँ हमारा एरिया वेक्टर ऊपर है, यहाँ भी क्षेत्रफल सदिश यानी बाहर है, और ई कहाँ है, तो यहाँ एंगल थीटा कितना हो जाएगा 90, यहाँ भी थीटा कितना हो जाएगा 90, और यहाँ थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, ऊपर भी थीटा 90, नीचे भी थीटा 90, यहाँ थीटा हो जाएगा 0। जब दोनों ऐसे लो, जब दोनों ऐसे, डांस कर लेना तुम, जब दोनों ऐसे तो 90 डिग्री, और जब दोनों ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। यूं ऐसे एरिया वेक्टर, यूं ऐसे क्षेत्रफल सदिश, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। इतनी बात समझ में आ गई। तो बात करना है कि इसको जो जो मैं बोला हूं वो लिखना भी तो पड़ेगा भाई। तो लिखने वाली बात भी बता दें कि लिख लोगे, कहत भाई सर आप लिखवाते नहीं है, हमारे दोस्तों की शिकायत है कि आप ज्यादा नहीं लिखवाते हैं भैया, तो ज्यादा लिखवा ही दे रहे हैं। तो क्या लिखोगे, माना, माना इसकी लंबाई भी मान लेते हैं, माना यल लंबाई का, यल लंबाई का, अनंत लंबाई का, और हम तो लिए हुए अनंत लंबाई का एक, एक क्या, एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित क्या जी, सीधे तार है, आवेशित सीधा तार है, सीधा तार है,
सीधा तार है। सबसे पहले हो गया, मान लिया कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है जिसका आवेश घनत्व क्या दिया जी, लेमडा है। आवेश घनत्व लेमडा है, जिससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अरे यार, की तीव्रता बतानी है। ठीक है जी। आर दूरी पर जो पॉइंट क्या है, पी दिया है, उसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। प्यार से लिखेंगे, आराम से इसको लिख लेंगे। अब देखो, तो यहाँ फ्लक्स मैं मान ले रहा हूं क्या है जी, यहाँ फ्लक्स क्या है, फाई 1 है। यहाँ फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई 2, डी फाई 1, डी फाई 2, और क्या हो जाएगा, डी फाई 3। तीनों फ्लक्स है। जब टोटल फ्लक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा जी, तीनों को डी फाई 1, डी फाई 2, डी फाई 3 क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये रहा, अभी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब देखो यहां से जैसे ही हम उसको मानेंगे, एक मिनट फोन, अब ध्यान से सुनना, क्या होगा जी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है हमको उसके वजह से बिंदु पी पर। तो क्या करोगे, इसके बाद सबसे पहले धारा घनत्व, और धारा घनत्व कौन है, रेखीय धारा घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। धारा घनत्व कुछ और होता है, अरे भैया, हाँ, रेखीय आवेश घनत्व। हम लोग क्या पढ़े हैं जी, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है जी, लेमडा इक्वल टू होगा क्यू अपान का एल। यह फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं आगे यूज करूंगा। लेमडा इक्वल टू क्या होगा जी, क्यू अपान का एल होता है। अब मैं निकालूंगा बिंदु पी पर कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स निकालेंगे तो भैया क्या होगा जी, फाई ई डी फाई, यानी कि डी फाई 1 प्लस डी फाई 2 प्लस डी फाई 3। पहले ये हो गया, फिर मैं क्या करूंगा, तो यानी कि इंटीग्रेशन कर लूंगा, तो ये आ जाएगा कुल फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 3। सबसे पहले मैं इसको लिख लिया हूं, देखो। तो कहो ए जो दिया हुआ है, ऊपर और नीचे सरफेस है, बीच वाला क्या है, क्लोज है। ये क्या है, सरफेस, ये भी सरफेस, और ये क्या है, क्लोज इंटीग्रल है। तो इसको आपको हम पढ़े होंगे डी फाई 1, डी फाई 2, डी फाई 3। अरे भैया दाएं बाएं होगा तो इसमें काम चल जाएगा, लेकिन इतना आपको सिखा दे रहा हूँ, डी फाई 1, डी फाई 2, डी फाई 3 निकाल लीजिएगा। अब करोगे क्या, डी फाई क्या होता है जी, फ्लक्स ई डी ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान से सुनना, फाई ई होता क्या भाई मेरे, इसका वैल्यू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, फिर प्लस ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, फिर प्लस ई हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। बात आपकी यहां तक समझ में आई कि नहीं, रख लेंगे। अब ध्यान से सुनो, ऊपर वाला 90, निचवा वाला 90, बीचवा में 0 है भैया। अब ध्यान से सुनना, इहो 90, इहो 90, ई है 0, तीनों की वैल्यू रख लेंगे। तीनों की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 90 प्लस ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 प्लस ई डी ए कॉस 0। अब आपको पता होगा कि आपने पढ़ा है, चूंकि हम पढ़े हैं, कास 90 की वैल्यू होती है 0 और कास 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कास 90 की वैल्यू क्या होती है 0 और कास 0 की वैल्यू क्या होती है 1। इतना आपको पता होना चाहिए। जब इतना पता है तो है कास 90 0 तो पूरा हो जाएगा 0, हयो हो जाएगा 0 तो पूरा हो जाएगा 0, हयो हो जाएगा 1, ये बचेगा ईडीए। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा फ्लक्स
फाई इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस ए हो जाएगा ई डी ए इंटू में 1। इतनी बात तो है समझ में आ गई हो। अब थोड़ा सा कम हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन है ई के साथ, ए हो जाएगा डी ए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? घबराने की बात नहीं है, पूरा फिर से बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है भैया, शुरू से फिर से बताऊंगा, बहुत आसान है ठीक है, क्योंकि फिगर समझ में आया, बाकी सब हो जाएगा बल्ले बल्ले। यहां तक हो गया, चलो अब सीधे ही सीधे चलते हैं, ये ले लो। अब देखो यहां से जैसे ही है आया, हे, ये देखो जैसे ही ईडीए आया, ईडीए मतलब एरिया, क्षेत्र, पूरा एरिया निकालना है। पूरा एरिया किसका बाबू? तो सिलेंडर का यानी कि बेलन का। तो एरिया क्या होता है? 2 पाई आर निचवा का इंटू में हाइट क्या है वहां एल दिया हुआ है। तो चूंकि आप लिख लोगे भैया मेरे ए डी इक्वल टू होगा 2 पाई आर और ये हो जाएगा एल, 2 पाई आर इंटू में एल हो जाएगा। और फ्लक्स फाई ई, गास साहब ने कुछ बताया था, क्या होता है जी? क्यू अपान का एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों वैल्यू लाके यहाँ पुट कर लो, बाकी सारा सारा काम खत्म हो गया। इसके जगह पर हो जाएगा क्यू अपान का एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ई, और इसके जगह पर हो जाएगा 2 पाई आर इंटू में एल। इतनी बात आपको समझ में आई है तो बोलो एक बार दम लगा के भाई जोर से भारत माता की जय, और सॉल्व करते रहो इसको, ठीक है जी। अब देखना है यहाँ से ई बताना है, तो भाई ई को छोड़ लो, बाकी सब ट्रांसफर कर लो। ई अपने सीट पर जैसे है वैसे पड़ा है, ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। ई अपने सीट पर ए, इन चारों को इसके पास भेज रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है डिवाइड में चला जाएगा, 2 पाई आर और ये हो जाएगा एल। अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं भाई, एक चीज दिखाने वाला हूं आपको, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब देखो यहां से थोड़ा सा देखना, यहां से देखना, यूं 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 यूं, ये रहा क्यू बाई एल, क्या जी? क्यू अपान का एल, क्या रख लोगे जी? कहाँ गया? क्यू अपान का एल क्या होता है? शुरू में लिखे थे, क्यू अपान का एल क्या होता है? लेमडा। मतलब जहां क्यू बाई एल है वहां लेमडा लिखो, या क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हो? लेमडा इंटू में एल। इसको यहां भेज देंगे तो लेमडा अपान में एल हो जाएगा, क्यू के सीट पर लेमडा इंटू में एल हो जाएगा, या लेमडा की सीट पर क्यू बाई एल हो जाएगा। तो जहां क्यू बाई एल दिख रहा है वहां पुट कर लेंगे लेमडा। क्या पुट करेंगे जी? लेमडा पुट करेंगे भाई मेरे। तो यहाँ हो जाएगा इसके सीट पर ई इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा आर। यह तो है हमारा फार्मूला, ई बराबर लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेमडा हमारा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो यहाँ एक्चुअल में आएगा, यानी कि आएगा क्या? ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर आ जाता है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। बादल वाले को छोड़ना नहीं, बारिश करा के रखना भाई, यही बारिश कराना, सीधे जाके बोर्ड एग्जाम में सीधे बारिश करा देना इसी की। ई बादल बनाए हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है किसके? आर के। मतलब वो तार है, उससे जितना दूरी पर जाएगा उतना ही दूरी बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो ई क्या हो जाएगा? घटेगा। जितना ही पास आओगे तो आर घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यही ये बता रहा है। तो एक बार सरसरी निगाहों से देख लिए, अब शुरू से फिर मैं एक बार आपको बता दूं, एक बार बता दो भाई मेरे। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगर यहां तक हो गया तो ध्यान सुनना। सबसे पहले अनंत लंबाई के दिया हुआ है, हमने फोटो बना दिया है। फोटो बनाने के बाद एक तार लिया है, तार से आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। हमने कहा भाई गास लगाना है, तो गासियन सरफेस, एक गासियन पृष्ठ ड्रा की है, जो क्या है वो कैसा है? सिलेंडर है, बेलन जैसा है। तो भैया निकालना होगा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। ऊपर वाला सरफेस से ऊपर की तरफ, नीचे वाले सरफेस से नीचे की तरफ, गोल वाले सरफेस से बाहर की तरफ हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया? निकाल दिया। अब देखना मेरे भाई क्या होगा। अब ए हम कहें कि टोटल फ्लक्स निकालोगे तो कहानी है लिख देना है, लेमडा इक्वल टू होता है क्यू बाई का एल। तो बिंदु P पर कुल फ्लक्स निकालना है, d∅1 d∅2 d∅3। तो टोटल निकालोगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, इंटीग्रेशन आ जाएगा, फाई हो जाएगा d∅1 d∅2 d∅3। सबकी वैल्यू होगी dA cos थीटा, dA cos थीटा, dA cos थीटा। cos थीटा मतलब थीटा, ऊपरा वाले के लिए 90, नीचे वाले के लिए 90, एक खाती हो जाएगा 0। तो देखो भाई मेरे, यहाँ 90 यहाँ 90 और एक खाती क्या हो जाएगा? 0। ये हो गया क्या? यहाँ 0। अब देखो यहाँ से
काश 90 जीरो, आकाश जीरो होता 1, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये कितना है, काश जीरो। कहो तो साफ लिख दें भाई, कहोगे सर जी, मौसम ईडीए काश जीरो, ठीक है जी, सुंदर सा लिख दिए हैं, ईडीए काश 90, फोटो खींच लेना। यहाँ से काश जीरो इसका होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, ए भी जीरो, ए भी जीरो, बस वही बचेगा, ई डी अप्लाई हो गया। ई डी ए, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाएगा, डी हट जाएगा, तो इसका एरिया बताना है, ए क्या होता है नीचे 2 पाई आर इंटू में हाइट एच है, यानी यहाँ पे एल दिया हुआ है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, अब यहाँ से ध्यान से सुनना भाई, अब पास आ गए हो, ए भाई थोड़ा सा, हाँ, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से ए इसको ला के रखेंगे 2 पाई आर एल, और ये फ्लक्स होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ये कौन बताया था, गॉस ने बताया था, दोनों ला के यूज कर लेंगे, यहाँ क्यू अपन इसका सीट पर एप्सिलॉन नॉट, ई अपने सीट पर है, 2 पाई आर एल हो जाएगा, ई बताना है 2 पाई आर एल मल्टीप्लाई है, इसके पास भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 2 पाई आर एल, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट की, क्यू अपन एल की वैल्यू होता है लेमडा, ऊपर लेमडा हो जाएगा, नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन में इंटू में आर हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। ये इज यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल किसका है, आर के। न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल में यूज करना है, कहाँ जी न्यूमेरिकल में, तो इसी को फार्मूला ऐसे नहीं रखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे रखते हैं। तो देखो E इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई, 2 पाई एप्सिलॉन और दिया ना, तो हमको पता है 1/4 पाई, क्या पता जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है, 9 × 10⁻⁹, तो सीधे सीधे 4 पाई एप्सिलॉन इसको भी बना लेते हैं, यानी कि ऊपर भी 2 नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, E इज इक्वल टू हो जाएगा 2, देखो 1 मिनट भैया मेरे, ये हो जाएगा 1/2 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में 2 लेमडा अपान का आर, ये देख लो भाई, बहुत काम आया है, ए न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, सीधे इसकी वैल्यू पुट करो, 2 है, लेमडा का रखो, आर का रखो, निकल जाएगा, है में रखोगे एप्सिलॉन नॉट रखना पड़ेगा, पाई रखना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा न्यूमेरिकल के लिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लेमडा अपान का आर, कहीं भी 2 पाई एप्सिलॉन आता है तुरंत उसको बना लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन, उसकी वैल्यू पुट कर लिया करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10⁻⁹, और चलो थोड़ा सा और बता दें, थोड़ा सा और बता दें, ए ये लो, यहाँ से E इज इक्वल टू, या इसकी जगह पर होगा 9 × 10⁻⁹ 2 लेमडा अपान का आर, सीधे पुट कर लेना भाई। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है जी, न्यूटन पर कूलम, वो तो हर जगह वही होगा, चेंज नहीं होता है। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक जल्दी करिए, तब आगे हम कराएं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। भैया परावर्ती दूरदर्शी नाम से ही स्पष्ट है, परावर्ती दूरदर्शी, परावर्तन की घटना कब होगा, परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश की किरण किसी कहां पड़ेगा, मिरर यानी कि दर्पण पे पड़ती है। तो भैया इसका फिगर बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से है, फिगर बनाना आप सीख लीजिएगा, बाकी थियरी वाला हम लिख दे रहे हैं कि परावर्ती दूरदर्शी यूज कहाँ किया जाता है। तो बोला है दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, तो किरण आरेख, तो परावर्ती दूरदर्शी का यूज का क्या करते हैं, बचपन में आप भी खेले होंगे, इसे देखते थे ना, इसे आई वाला देखते हो, आज भी लेके आते हो, दूरबीन खरीदते हो, इसे भैया देखते हैं हम लोग, मेला में जाते हैं तो लेके आते हैं ना, तो वो वाला, तो देखते थे दूर की वस्तु, तो ये भी दूर की वस्तु को दिखाता है। तो परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग दूर के वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब देखने में प्रयोग किया जाता है, मतलब दूर कोई वस्तु है उसका चमकीला प्रतिबिंब देखना है तो आप परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग कर लेंगे। बात इतना समझ में आई कि नहीं आई, तो सबसे पहले किरण आरेख बनाना मैं सिखा रहा हूं, कि किरण आरेख सिखाऊंगा भी और थोड़ा सा उसमें चोरी करना भी सीख लेना भाई, वहां ईमानदारी दिखाना जरूरी नहीं है कि हम एकदम मिला रहे हैं, कैसे मिलाना है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे बनाते हैं वहां किरण कहीं और जाता है, मिलता ही नहीं है। तो इस बात को लेके मैं आपको एक आइडिया बताता हूं भाई, किरण आरेख कैसे बनाओगे, किरण आरेख कैसे बनाओगे, तो भैया एक नया पेज लेता हूं मैं, साफ सुथरा पेज लेता हूं, एक बड़ा सा पेज लेता हूं, सबसे पहले एक बड़े फोकस दूरी का अवतल दर्पण लेंगे, क्या लेंगे जी, अवतल दर्पण लेंगे भाई मेरे, तो लेते हैं अवतल दर्पण, ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये रहा हमारा
अवतल दर्पण इतना बड़ा नहीं कि बुढ़वे कम पड़ जाए भैया। ये रहा है अवतल दर्पण, ये ले लो, ये है अवतल दर्पण। समझ में आया? यह अवतल दर्पण अभिदृश्यक का काम करेगा। क्या काम करेगा? अभिदृश्यक। इस अवतल दर्पण को हम अभिदृश्यक नाम देंगे भाई मेरे। एक मिनट की बात, यह अभिदृश्यक का काम करेगा। ये देख लो, यहां से ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष पर जो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहां कहीं आप ऑब्जेक्ट रख लो। ज्यादा ऊपर हो गया क्या? एक मिनट भाई, बनाते हैं। ये ले लो, तो ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष पर कहीं ऑब्जेक्ट यहां बना हुआ है हमारा, इनफाइनाइट पर है, ए बी, ए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए मेरा ऑब्जेक्ट है, इसी का इमेज देखना है हमें। तो परावर्तित दूरदर्शी में कैसे इसका इमेज बनेगा? सबसे पहले दो ठो प्रकाश की किरण आती है। तो भैया लाइन से बना रहा हूं, आप भी लाइन से ही समझिएगा। क्या करना है? लाइन से समझना है। ए पहला किरण और ए दूसरा किरण, दो पैरेलल प्रकाश की किरण इसके पास आई। आने के बाद क्या होगा बाबू? टकराएंगी। आने के बाद क्या होगा? टकराएंगी। टकराने के बाद यहां जाती हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसके प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष पर एक समतल दर्पण रखते हैं। और वह समतल दर्पण कितने एंगल पर? ऐसे ऐसे कैसे रखेंगे? तो 45 डिग्री पर रखा जाता है रसगुल्ला मेरे। ये हो जाएगा, कहाँ रखें जी? ये ले लो, यहां रखते हैं। ये है समतल दर्पण। क्या जी? ये हमारा क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण है, ये है समतल दर्पण। ये क्या है जी? अवतल दर्पण। इसको अभिदृश्यक मिरर बोलते हैं। अभिदृश्यक, अभिदृश्यक का काम करेगा। अभिदृश्यक दर्पण के नाम से भी जानते हैं इसको। ये हो गया, एक एक स्टेप बता रहा हूं। जय पहले इसको बना लेना, ऐसे दोनों रे इस स्केल से खींच लेना। अब ये दोनों आएंगी तो बेचारे इससे टकराएंगी, यूं ऐसे आएंगी। ए ऐसे गई, दूसर का ऐसे गई, दोनों जाके यहां टकराएंगी। यहां टकराने के बाद ये दोनों भागती है, ये दोनों भागती हैं। यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये देख लो। यहाँ पे जाने के बाद ये दोनों यहाँ टकराती हैं, मतलब यहाँ दर्पण के टकराएंगी, फिर यहाँ से बाहर निकलेंगी। जहां कट करती हैं यही एक छोटा सा इमेज बनता है भाई, ध्यान से सुनना। और मैं क्या बनाता हूं, यही एक बनता है लेंस, यही एक बनता है लेंस। और यहाँ हम बना चुके हैं लेंस। अब नीचे हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए आप बनाना चाहो तो बना लीजिएगा। और इस लेंस का, और भैया मेरे इस लेंस का क्या है जी? भाई ले लो इस लेंस का, ये ले लो। ऐसे बनाते हैं, मुख्य अक्ष दिया हुआ है ऐसे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। होता क्या है जी, ये रहा हमारा रेडियस। दोनों ही आके यहाँ टकराते हैं, दोनों आके यहाँ टकराते हैं, और इसका फोटो यहाँ बनता है। ए फोटो बनता है, ये हमारा क्या है? फोटो। ए है, ऊपर का मान है ए, नीचे हो जाएगा बी। ए डैश बी डैश, इसका कैसा प्रतिबिंब बनता है भैया? पहले ध्यान सुनिएगा। दोनों रे आई, फिर इसके पास गई, टकराने के बाद यहाँ इमेज बन रहा है। और इमेज कैसा है? सहियों में बन रहा है। इमेज डॉटेड लाइन से नहीं बन रहा है, हकीकत में लाइन आया है, दोनों कटे हैं, तो मतलब आभासी नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बना है? वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ बना। अब यह वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान से सुनिएगा रसगुल्ला मेरे, यह वास्तविक प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करता है। अब ये वाला लेंस फिर इनको क्या करता है भाई? ये जो रे यहां से आई हैं ऐसे आता है, तो भाई पैरेलल जाता है तो किससे होके जाएगा? फोकस से होके जाएगा। किससे होके जाएगा जी? फोकस से होके जाएगा। और ए वाला जो है यहां से आएगा, सीधे सेंटर से निकल जाता है यूं ऐसे। तो इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। एक मिनट भैया, देखो इसको पीछे की तरफ
ऐसे बढ़ा देते हैं। दोनों देखो बाहर निकलते हैं तो दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इसी को आगे की तरफ लेके जाते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो, इमेज तो घबराएगा। 1 मिनट, ये हो गया। यहाँ जाके कहीं कट करता है, जहां कट करेगा डॉटेड लाइन से मिला के ले जाना, पीछे की तरफ लेके जाना। पहले इनको डॉटेड लाइन से लाके यहाँ मिला लेना, तब पीछे इसको खींचना, क्योंकि अगर पहले खींच दोगे तो इधर कहीं मिल जाएगा, यहाँ मिलाने ऊपर बनाना है। तो इसका इमेज हमारा ए बनता है। ए देखो, बी डबल डैश ए डबल डैश, इसका इमेज बना है क्या जी, इसका इमेज। ये क्या है, आभासी बना है। कैसा जी, आभासी है। क्या बना है जी, आभासी बना। पहले बताओ इस समझ में आया कि नहीं, इमेज बनाना। इमेज बनाना समझ में आया कि नहीं आया बाबू, क्योंकि इमेज बनाना अपने आप में एक कला है। कुछ लोग मिलाते हैं भैया, एकदम हकीकत में कहते हैं एकदम स्केल से मिलाएंगे। अरे भैया ऐसे नहीं, थोड़ा सा चोरी कर लेना। चोरी क्या करना है, पहले ही भेज लेना, इन दोनों को लाके यहाँ मिलाना। जैसे यहाँ मिलेंगी, जैसे यहाँ मिलेंगी, इन दोनों को ऐसे भेजना, कहीं कट करेंगी, जहां कट करेगी यहाँ इमेज बनेगा। यहां तक तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है कट कर रही हैं। लेकिन यहां से फिर जैसे यहाँ टकरा रही हैं, यहां से क्या होगा, इसके अंदर जाएंगी। अंदर जाने के बाद ऐसे, अब इसको बनाना नहीं, यहाँ लाके दोनों को सटा देना। सटाने के बाद यहाँ एक बिंदु मान लेना तुम अपने मन से पहले ही, एक लाइन यहाँ से खींचना, एक लाइन यहाँ से खींचना, दोनों तिरछा के यहाँ मिल जाएंगी। अब दोनों मिला लेना और उसके बाद इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा लेना। बाद में बढ़ाना, ध्यान रहे, इसको बाद में बनाना। बाद में इसलिए क्योंकि पहले मिला लेना है, मिला ले रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरा रसूल्ला। तो इसलिए ये है हमारा इमेज का फॉर्मेशन। हमसे क्या पूछा था, परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, 3 नंबर में है, तो भैया फोटो बना लेना। इसकी कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, काम कैसे करता है, काम कैसे करता है जी। तो पहले ये देखो, बनाना सीख गए कि नहीं, बनाना आपको आ गया, बनाना आ गया है तो अच्छी बात। अब लिखना है इसकी कार्यविधि। चलते हैं कार्यविधि बताने, ठीक है। कार्यविधि, कार्यविधि, ये काम कैसे करता है भाई, काम कैसे करता है। तो क्या कहोगे, इसकी रचना, आपका रचना लिखने को आता है तब कार्यविधि आता है, मैग्नीफाइंग पावर भी आता है। एम इक्वल टू होता है माइनस का एफ नॉट बटे एफ ई। मैग्नीफाइंग पावर, इस पे भी फार्मूला, इस फार्मूले पे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है जी, आवर्धन क्षमता। तो कहोगे इसमें क्या होता है जी, एक बड़े फोकस दूरी का अवतल दर्पण लगा होता है, जिस पर अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं। यहाँ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष से टकरा के फिर आगे बढ़ती हैं, जहां मुख्य अक्ष पर 45 अंश पर एक समतल दर्पण लगाए रहते हैं। उस समतल दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें आगे बढ़ती हैं, जहां एक बिंदु, मान लेना कोनो बिंदु तो मन में नहीं हो, एक बिंदु क्या है, पी, पी पर मिलती है। हमारा नाम पी से हम पी लिख दिए, आप भी लिख लेना। एक बिंदु पी पर मिलती हैं, जहां इसका मतलब ए बी जो वस्तु है उसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं। वह ए डैश बी डैश हमारे जो उत्तल लेंस है इसको बोलते हैं नेत्रिका। ये क्या जी, नेत्रिका, सॉरी लेंस, नेत्रिका लेंस बोलते हैं। एक ही लेंस यूज हुआ है, ठीक है, जो नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा। और उसके बाद इससे फाइनल इमेज बनता है ए डबल डैश बी डबल डैश, जो आभासी प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है हमको, चमकीला। कैसा बनाता है जी, चमकीला बनाता है। कैसा बनाता है जी, चमकीला प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब चमकीला। और क्या था, आभासी, चमकीला और आभासी प्रतिबिंब बना के हमें दिखाता है, एकदम चमकता है बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है, शाइनिंग होती है। ये लिख लोगे तो कार्य प्रणाली इसकी है, समझ में आ गया, संरचना क्या है, कैसे काम करता है। तो यह परावर्तन के सिद्धांत, यानी परिवर्तन पे तो काम किया है, परिवर्तन ही तो है। परिवर्तन यानी लाइट का परिवर्तन होता है जब समतल सतह पे लाइट प्रकाश किरणें आती हैं। तो समझ में आ रहा है ना, तो फिगरवा बना लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अगर आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो भैया फिर से ध्यान से सुनना, वीडियो पीछे करके देख लेना एक बार कैसे कैसे बनाए हैं। तो हम चाहते तो रेडीमेड
भाई एआई का जमाना, कहेंगे तुरंत बना देगा ही, बुढ़वा से कहेंगे बना देगा, लेकिन आपको नहीं आएगा बनाना। इसलिए मैं मेहनत किया हूं, आपके सामने बना के दिखाया हूं कि ये कैसे बनेगा। इसलिए रसगुल्ला आप भी बना के पूरी कोशिश करिएगा कि आपसे ही बने, सामने बनाइएगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को मानेंगे और रफ पे आज ही बना के प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज का ये जहां तक हो चुका है, इसके बाद का जो है अगला क्वेश्चन थोड़ा देख ले हम। देखो थियरी है, कमेंट में लिखना इसको कराना जरूरी है कि नहीं, कहोगे तो करा दूंगा। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ठीक है। तीन ए डिफिनीशन दिया हुआ है, तीन तीन नंबर में। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक कुचालक दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, स्व प्रेरकत्व, यानी 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक न्यूमेरिकल तो कराना जरूरी है भाई। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कल इस पेपर को मैं सोचूंगा कि खत्म कर लिया जाए। ठीक है, जहां तक हो गया है थोड़ा स्पीड से, हो सकता है कि रेडीमेड में देखे, क्योंकि जल्दी जल्दी कराना है, समय बचा नहीं है। तो मैं कल सोचूंगा कि इस वाले सेक्शन को खत्म कर लिया जाए, जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन है कल उसको करके निपटारा किया जाए। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो बाकी आप अपना प्यार बनाए रखिए और बताएं कैसा लग रहा है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ तक आपके लिए कलाकारी साबित हो रहा है, बिल्कुल बताएं कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे आपने बताया कि सर 25 का कराइए, तो 25 का करा रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा 24 का, भाई 24 का भी कराऊंगा, चिंता करने की बात नहीं। एग्जाम 27 फरवरी को है, बीच बीच में आप थोड़ा सा तो होता है ना, बहुत नहीं नहीं हल्का सा, उसी में हल्का, लंबा वीडियो नहीं, क्योंकि हल्का हल्का दे रहे हैं, हल्का खुराक खाएंगे पच जाएगा। एक 5 घंटे का दे देंगे, देख नहीं पाओगे। ठीक है मेरे भाई, एक ही सब्जेक्ट नहीं देना, सारा सब सब्जेक्ट पढ़ना है। ये अंसार भाई खुद से भी करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसके साथ फिर और ही शानदार वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे और टॉपिक के साथ, वही टॉपिक जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।